अस्सलाम वालेकुम। जी नेक्स्ट चैप्टर है आपका डेफ़ चाइल्ड वाला इंपॉर्टेंट है आपका जो है इसमें यूक्यू आ जाता होता है। सो हम देखते हैं कि डेफ़ चाइल्ड क्या होता है। सो इन्होंने एक क्राइटेरिया बना लिया है कि अगर 90 डेसिबल से ज़्यादा एक पेशेंट में जो है वो लॉस हो जाए, 90 डेसिबल पे भी उसको सुनाई ना दे, उससे ज़्यादा सुनाई ना दे, इसका मतलब ये है कि वो टोटल डेफ़ है। ठीक है, इसको डेफ़ म्यूट या डफ़ एंड डम्ब इसलिए कहते हैं कि अगर बच्चे को सुनाई नहीं देगा तो उसने बोलना भी नहीं है, क्योंकि उसने बोलना भी नहीं सीखना, इसलिए हम इसको डेफ़ म्यूट कहते हैं। सो ऐसे पेशेंट में ये होता है कि वो कहते हैं कि पीरियड्स बर्थ से लेकर 5 ईयर्स तक जो है क्रिटिकल टाइम होता है कि उसकी स्पीच डेवलपमेंट हो, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 6 मंथ से पहले जो है उसको हम मैनेज कर लें, ताकि उसकी जो एक हायर स्कोर होती है वोकैबुलरी की और एक बेटर एक्सप्रेसिव होते हैं, वो सारे लैंग्वेज स्किल जो हैं वो डेवलप कर जाएँ। ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है कि आप 6 महीने से पहले आइडेंटिफाई कर लें, और हम ऐसे टेस्ट करवाते होते हैं, इसलिए हमने स्क्रीनिंग टेस्ट रखे हुए हैं कि हम ये देख लें कि बच्चे अगर जितना जल्दी आएंगे उतनी बेहतर जो है उनकी डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट, उनकी अंडरस्टैंड डेवलपमेंट जो है ना वो होगी। अब ये है कि अगर बच्चा एक डेफ़ है तो उसकी क्या कॉज़ हो सकती है। आपको पता है कि पैदाइश से पहले हो सकता है, और उसके अलावा ड्यूरिंग द बर्थ हो सकती है, और इसके अलावा आपके आगे दी हुई है पोस्ट नेटल। ठीक है, बर्थ के बाद जो है ना कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सो हमने ये फैक्टर पढ़ने हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री नेटल का मतलब ये है कि बर्थ से पहले जब बच्चा जो है माँ के पेट में होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है। वो इन्फेंट के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं फैक्टर, वो माँ के फैक्टर भी हो सकते हैं। हम पहले मदर के कर लेते हैं। मदर के बहुत सारे हैं कि अगर माँ को कोई इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन कौन से होते हैं, टोर्च इन्फेक्शन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, रोज़ोप्लाज्मा, रूबेला, सटम वायरस, herpes वगैरह, ये सारे जितने भी हैं ये इसके अंदर जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। फिर कोई ड्रग ले लिया है माँ ने, स्ट्रेप्टोमाइसिन के, जेंटामाइसिन, जो हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड हैं वो ले लिया, क्लोरोक्विन ले लिया, क्विनिन ले लिया, ये सारे, थैलिडोमाइड ले लिया। ठीक है, ये सारे जो हैं इसको अबनॉर्मलिटी जो है ना वो एयर की करवाते होते हैं। रेडिएशन एक्सपोर हो गया उसका फर्स्ट टाइमेस्टर में, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है अगर फर्स्ट टाइमेस्टर में एक्सपोर हो जाए। इसके अलावा माँ को डायबिटीज़ है, टॉक्सीमिया है, कोई मैटरनल अल्कोहलिज्म है, थायराइड का मसला है, ये सारे जो है ना ये लीड कर जाते हैं किसी तरफ बच्चे की जो है ना एयर की डेवलपमेंट नहीं होती, एयर की जो है वो स्पीच नहीं होती। अब हमने पहले ये बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि इन्फेंट का क्या मसला होता है। सो इन्फेंट की क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। उसमें ये होगा कि कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होगी, और जो है उसका कोई जीन का मसला होगा, या कोई सिंड्रोम होगा उसको। सो उस वजह से क्या होगा, उसकी ईयर प्रॉब्लम जो है ना वो होगी इसके अंदर। अब हम पहले बात करते हैं, लिखा हुआ है शेबी डिस्प्लेजिया। अब शेबी डिस्प्लेजिया में अपने याद रखना है कि इसमें होता क्या है, कि इसमें कोक्लियोसेक्युलर डिस्प्लेजिया होता है। अब इसमें लिखा हुआ है SHEIBE, शेबी। ठीक है, तो इसमें पहले है एस है और फिर सी है। सी से हो गया कोक्लियर, एस से हो गया सेक्यूल। ठीक है, तो एस सी से क्या हो गया, कोक्लियोसेक्युलर डिस्प्लेजिया होता है। ये आपने इसमें याद रखना, ये आपका MCQs है। और ये कैसे होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अलेक्जेंडर डिस्प्लेजिया। अलेक्जेंडर, एक लड़की है अलेक्जेंडर और एक लड़की है आपके पास मोंडिनी। ठीक है, 2 लड़कियाँ हैं। अब जो अलेक्जेंडर लड़की है ना, उसकी जो ना वो बेस ही अच्छी नहीं है, उसकी बेस अच्छी नहीं है, जबकि जो मोंडेनी है उसकी बेस जो है वो अच्छी है। बस आपने ये बात याद रखनी है। तो इससे मैं याद हो गया कि अलेक्जेंडर के अंदर क्या होती है, बेस उसकी अच्छी नहीं है, तो बेसल टर्न जो है वो उसकी नहीं होती। सपोज करें कि ये जो है कोक्लिया है, उसकी जो ये बेसल टर्न है ये इसमें अफेक्टेड होती है। सो हमने से कह दिया कि ये हमारे पास जो है अलेक्जेंडर है। जबकि मोंडिनी में क्या होता है कि मोंडिनी में सिर्फ बेसल टर्न ही प्रोड्यूस होती, जबकि अंदर वाली जो हमारी होती है एपिक्स होती है वो होती नहीं है। सही है, तो इसकी बेस अच्छी है, तो मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ बेस होती है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 टर्न, मतलब ये इतनी टर्न जो है वो अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट हम बात कर ली इसकी। अब हम बताते हैं बिंच साइबन मैन डिस्प्लेजिया। अब साइबन मैन में एम आ रहा है, मैन एम से याद रखना है कि इसके अंदर मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेंथाइन जो है ना वो नहीं होती, पूरी की पूरी मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेंथाइन होती नहीं है। आगे है माइकल डिस्प्लेजिया। तो माइकल एक मैन है। ठीक है, माइकल का क्या हुआ कि माइकल की ना ही बोनी पार्ट है और ना ही जो है उसकी मेम्ब्रेनस पार्ट है। सो इसमें हम याद रखना है कि ना ही इसमें बोनी होती है लैम्ब्रेंथाइन, ना ही इसके अंदर मेम्ब्रेनस होती है। ठीक है, ये हमने बात कर ली इसकी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद भी हो गया होगा, मैंने याद भी करवा दिया आपको साथ। इसमें कोई भी MCQs वगैरह जो है ना वो आ सकते हैं। उसके बाद है इनलार्ज वेस्टिबुलर एक्विडक्ट हो सकती है। वेस्टिबुलर एक्विडक्ट इनलार्ज हो जाए, 2 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए, फिर एंडोलिम्फेटिक साइज जो है वो इनलार्ज कर जाए, हमने इसको MRI पे डायग्नोस करना होता है। इसमें जो है वो हो सकता है वर्टाइगो भी इसके अंदर हो सकती है। इसके रास्ते में सर्कुलर कैनाल की माल फॉर्मेशन जो है वो भी इसके अंदर आ सकती है। सो हमने ये जो है 2 फैक्टर बड़े ही ईजिली हमने कर लिए हैं जल्दी। अब है पेरीनेटल कॉजेज। पेरीनेटल में ये है कि ड्यूरिंग द बर्थ क्या होता है, आपको पता है कि बर्थ के दौरान कोई प्रोलॉन्ग लेबर हो जाए, बर्थ
जो बच्चे का सर फंस जाए वो जल्दी ना निकले, या फिर बच्चे की जो कोड है वो प्रोलैप्स कर जाए, ठीक है। जब बच्चा सपोज नहीं बच्चा है ये माँ से अटैच होता है बाया कोड, ठीक है, तो इसने कब कट होना था जब उसकी पैदाइश हो जाती है। लेकिन अगर ये पहले ही किसी वजह से जो है ना वो कट हो जाए तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई हो जाएगी, कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, सो एनोक्सिया हो जाएगा। एनोक्सिया हो जाएगा तो वो जाके कोक्लियर न्यूक्लियाई को इफेक्ट करेगा, क्योंकि जहाँ ब्लड वेसल्स ब्रीक जा रही होती है ना, सबसे पहले उन्हीं को ये इफेक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा बच्चे जो हैं प्री मैच्योरिटी हों, मतलब प्री मैच्योर पैदा हो जाए, मतलब टर्म से पहले पैदा हो जाए, 9 मंथ से पहले पैदा हो जाए, या फिर लो बर्थ वेट हो 1.5 kg से उनका वेट जो है वो कम हो। इसके अलावा फोर्स इंजरी वगैरह की वजह से भी इसके अंदर हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अलावा जो है न्यूनेटल जॉन्डिस अगर हो, बच्चे का बुल्लोबन ज़्यादा हो, भी इफेक्ट करता है कोक्लियर न्यूक्लियाई को, याद रखना है। न्यूनेटल मेनिंजाइटिस हो जाए, सेप्सिस हो जाए, या फिर न्यूनेटल जो है ना वो ICU, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो ICU में अगर वो रहा हो तब भी हो सकता है। इसके अलावा ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स जो है ना अगर बच्चे को इफेक्ट कर दें तो वो भी हो सकती है इसके अंदर। अच्छा, ये हमने बात कर ली है पेरीनेटल की बात, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी पोस्टनेटल। पोस्टनेटल में क्या होता है कि जनाब पैदाइश के बाद बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जेनेटिक प्रॉब्लम होगा तो वो मैनिफेस्ट करेगा, और फीमेलियल इसमें प्रोग्रेसिव सिनुअरी लॉस हो सकता है, डेफनेस हो सकता है, बाकी सिंड्रोम होते हैं। अगर वो इफेक्टेड होगा तो उसकी जो हेयर भी इफेक्टेड होगी। आगे नॉन जेनेटिक में उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया हुआ है, पता है कि ओटाइटिस मीडिया होगा तो मिडिल ईयर जो है वो डैमेज होगा, ऑर्थोडॉक्सिक ड्रग्स ने ले लिए हैं, या फिर कोई जो है ट्रॉमा हो गया, या फिर नॉइस इंड्यूस्ड डेफनेस भी हो सकती है। ये सेकेंडरी होती है, बाद में डेवलप करती है। अच्छा, अब ये है कि आपका ना यहाँ पे एक बड़ा सा टेबल दिया हुआ है, इसमें यह है कि काफ़ी अजीब सा ये, ठीक है, याद भी नहीं होता। अब हम तीन बताऊँगी, इसके अंदर अपने से वो याद करने हैं, इसमें हमसे कुछ आ सकते हैं, बाकी किस्मत है, लेकिन ना आता नहीं होता इसमें से खास ना। और सबसे पहले अपने याद करना है इसके अंदर एल्पर्ट सिंड्रोम, ठीक है, इसमें कौन सी होती है, सिनुअरी लॉस होती है, और हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसमें कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर ये होता है। सेकंड जो है आपकी, हाँ, उसके बाद आपकी यहाँ पे दी हुई है यहाँ पे वैन डर वाल्स सिंड्रोम। ये हमने पहले कर लिया कि 3 चीज़ें होती हैं, ट्राइड होता है, और जैसे इम्परफेक्टा होता है, ब्लू स्क्लेरा होता है, और हेयरिंग लॉस होती है इसके अंदर, ठीक है, हमने पहले चैप्टर में कर लिया। और स्क्लेरोसिस वाले चैप्टर के अंदर कौन सी होती है, कंडक्टिव भी होती है, उसमें हेयरिंग लॉस भी हो सकती है इसके अंदर। उसके बाद आपने याद करना है डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम में क्या होती है कि स्टीनोसिस होती है एयर कैनाल की, और उसकी जैसे क्या होता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाती है, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर याद कर सकते हैं, जितना हो सकता है याद कर लें, फ़िलहाल तो ये याद कर लें तो काफ़ी है। आगे हम चलते हैं जी, हमने किस तरह से इसको जो है वो एवेल्यूएट करना है, किस तरह से हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना है। हमने पहले ये देखना है कि इसकी सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री लेनी है, माँ से पूछना है जो हिस्ट्री है रिस्क फैक्टर की, वो पूछनी है हमने, फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है इसकी, और फिर सर्टन जो है इन्वेस्टिगेशंस करनी है। सबसे पहले आपको क्या सस्पिशन होती है, माँ बच्चे को किस तरह लेके आती है। वो कहती है कि जब बच्चा सोया होता है, बच्चा जो है वो शोर में सोया रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। या अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो वो फिर आती है, कहती है बच्चा जो है ना बोलता नहीं है, वो बोलता नहीं है, इसका मतलब ये कि वो सुन भी नहीं रहा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो हम इसको जो है रूल आउट करते हैं। अब हमने किस तरह से करना है, पहले हम देखते हैं रिस्क फैक्टर कौन से। रिस्क फैक्टर सेम वही है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है ये। अब आपका जो ये टेबल है ना ये इंपॉर्टेंट है, आपकी जब भी इन्वेस्टिगेशन आएगी ना हेयरिंग असेसमेंट के लिए, तो आप ये टेबल आराम से लिख सकते हैं, और बड़े ही इजीली जो है ना आपका हो जाता है। अब जो है ना आपका ये पॉइंट यहाँ पे ये और फिर ऑब्जेक्टिव ये और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो है ना ये सारा का सारा आपने सिर्फ और सिर्फ टेबल से करना है। बाकी जो एडिशनल पॉइंट हैं इसके सब पैराग्राफ में दिए हुए हैं, मैं आपको ऐड करवाते जाऊँगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप सबसे पहले इन असेसमेंट करने के लिए आपने न्यू नेटल की स्क्रीनिंग करवाने। स्क्रीनिंग के लिए मैंने आपको जी 2 चीज़ें बताई थी, एक था ऑडिटरी, एक था आपका ऑडिटरी, ठीक है, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स हो गया, और सेकंड जो था आपका वो था आपका ऑटोकैस्टिक इमिशन, ठीक है, ऑटोकैस्टिक इमिशन था। 2 चीज़ें थी ये आपके लिखा हुआ यहाँ पे। और ये दोनों टेस्ट कौन से होते हैं, ये दोनों टेस्ट जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम पेशेंट को कोई रिस्पॉन्स चेक नहीं कर रहे होते, सिर्फ और सिर्फ हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी जो है वो जो है कितना स्टिमुलस जो है ना, कितना जो है वो सिग्नल वापस आ रहा है। अच्छा, अब ये दोनों जो है ना वो आपके इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था आपको पहले स्क्रीनिंग के लिए करवाते होते हैं। अच्छा, इसमें ना मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया था, क्योंकि वहाँ समझ नहीं आनी थी आपको। अब मैं आपको यहाँ बताऊँगी, आपने दोबारा चैप्टर नंबर 4 में जाके पढ़ना है तो आपको बड़े अच्छे समझ आ जाएगी। होता ये है स्क्रीनिंग में हमने इसमें हाई रिस्क ग्रुप में हम करते होते हैं, और बड़ी ईजीली हम इसको डायग्नोस कर लेते हैं। अब होता यह है कि ऑटो अकॉस्टिक एमिशन के अंदर हमने क्या करना होता है कि हमने एक एनर्जी भेजनी होती है, कहाँ से, आउटर हेयर सेल से। आउटर हेयर सेल से जाएंगे ऑसिकल्स में, फिर मतलब वापस जब आएगा आउटर हेयर सेल से, फिर ऑसिकल्स में, फिर पेरिम्ब्रेन में, फिर एक कैनाल में हम पिक कर लेंगे कितना आ रहा है। इसमें हमने ये चेक करना होता है कि जहाँ पे हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सपोज करिए कोक्लिया है, कोक्लिया के अंदर हमने यहाँ पे पढ़े थे कि यहाँ पे जो है इसका हेयर सेल्स होते हैं,
ठीक है, हेयर सेल्स होते हैं। सो वहाँ से जो है हमारा बाहर से वहाँ से यहाँ तक जो है वो रिस्पॉन्स ठीक है या नहीं है, ठीक है। अगर तो ये रिस्पॉन्स ठीक है, इसका मतलब ये है कि मिडिल ईयर के अंदर अफ्यूजन नहीं है, मिडिल ईयर के अंदर कोई मेकोनिया वगैरह या फिर जो है ना, मतलब मिडिल ईयर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इसके अंदर जो है वो कोक्लिया का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं कि ये हमारा जो है वो ठीक है। अगर क्या हो कि एट्थ नर्व का मसला हो, ठीक है, एट्थ नर्व ठीक ना हो, बाकी सब कुछ ठीक हो, तब भी हमें ऑटोकॉस्टी जो है वो ठीक आती है। तो ये आपका ना बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है MCQs है। सो इसमें आपने ये याद रखना है। अब है हमारा ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स में क्या होता है कि हम एक जो है साउंड भेजते हैं और पिक करते हैं, स्कैल्प से पिक करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें पूरा रूट देखना होता है, इसमें नर्व भी इन्वॉल्व होती है। सो पहले हम करवाते होते हैं ऑटोकॉस्टिक करवाते हैं इमिशन वाला, फिर अगर वो ठीक आता है, इसका मतलब ये है कि मिडिल ईयर मसला नहीं है, कोक्लिया मसला नहीं है, फिर हम करवाते होते हैं दूसरा ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स वाला करवाते होते हैं, ठीक है। इसमें अगर ये भी ठीक आ गया, इसका मतलब ये है कि इसका नर्व का मसला भी नहीं है, सब कुछ जो है वो ठीक है। फिर हम मज़ीद जो है वो सेंट्रल कॉजेज़ या कुछ और देख रहे होते हैं। सो इन दोनों से हम डायग्नोस कर लेते हैं कि बच्चे को जो है वो क्या प्रॉब्लम है। अब ये हमने करवा लिया टेस्ट पहले, लेकिन आपका नीचे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव। ये सारे जो हैं ये सारे सब्जेक्टिव टेस्ट हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब ये है कि हम बच्चे का रिस्पॉन्स चेक कर रहे होते हैं। ये जो है नीचे वाली ऑब्जेक्टिव है। सो ये जो पहले वाला पॉइंट है, ये पहला वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर लिखा है, ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यही आते होते तो हमने ये करवाने होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम देख रहे होते हैं, हम करवाते हैं, आप सारे सब्जेक्टिव टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे है आपका अराउजल टेस्ट। अराउजल टेस्ट का आपका नाम से ज़ाहिर है कि हमने उसको जनाब जगाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि बच्चा ना हल्की सी नींद में होगा, आपने उसको 2 सेकंड तक एक हाई फ्रिक्वेंसी देनी है। अगर वो उड़ जाता है, इसका मतलब ये है कि उसका जो है वो जो एयर हेयरिंग है वो ठीक है। आगे ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रैडल। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना क्रैडल में होता है और हम उसका बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं। उसको ना कान से ना स्टिमुलस दे रहे होते हैं, ट्रांसड्यूसर के थ्रू स्टिमुलेशन दे रहे होते हैं। स्टिमुलेशन के बाद अगर वो कुछ मूवमेंट करता है, इसका मतलब ये है कि उसको जो है रिस्पॉन्स वो ठीक है, उसका जो है ना सुनाई दे रहा है। आगे बिहेवियर रिस्पॉन्स। बिहेवियर में ये है कि मोरस रिफ्लेक्स। अभी सब तीनों में क्या होता है कि आपने जनाब एक ज़ोरदार आवाज़ लगानी है और फिर आपने चेक करना है कि मोरस रिफ्लेक्स में क्या होता है कि वो अचानक से उसके ना हाथ पाँव जो है ना वो मूव करना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तकरीबन 80 to 90 डेसिबल पे। आप जब रिस्पॉन्स देते हैं तो बच्चा जो है उसकी ब्लिंक करता है, ठीक है। तो ये हम पता चलता है कि ये ब्लिंक कर रहा है, तो मतलब ठीक है। फिर अगर एक बच्चा एसोसिएशन का मतलब ये है कि आपने लाउड साउंड दिया है और बच्चा पहले कोई एक्टिविटी कर रहा था लेकिन अचानक से वो डर जाता है बहुत ज़्यादा आवाज़ से, तो वो अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर लेता है, तब हमें पता चलता है कि इस बच्चे को सुनाई दे रहा होता है, ठीक है। तो ये हम इस तरह से जो है थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसको जो है वो है नहीं। और ये कब करते हैं, 6 मंथ से पहले वाले बच्चों में जो है हम ये ऑडियो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। आपने इसी टेबल के ऊपर ही छोटी छोटी बातें लिखनी है, कुछ एक्स्ट्रा अपने बुक से नहीं करना। आगे उसके बाद है डिस्ट्रैक्शन टेक्निक क्या होती है। 6 to 18 मंथ्स के बाद इसमें क्या करते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है ना काम कर रहा है ना, तो हमने इसको डिस्ट्रैक्ट करना है उस साइड से। अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो, सपोज करें कि मैंने पीछे से उसको कोई आवाज़ लगाई है, तो फ़ौरन से डिस्ट्रैक्ट अपना काम करते करते पीछे देखते हैं, इसका मतलब ये है कि उसको सुनाई दे रहा है। फिर हम करते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में ये होता है कि थोड़ा सा कंडीशनिंग लगा देते हैं कि थोड़ा सा बड़ा बच्चा ये, तो हम उसको ना पहले आँख से दिखाते हैं, टॉर्च दिखाते हैं, टॉर्च के साथ हम फिर हम जब दोबारा करते हैं तो उसको हम आवाज़ भी देते हैं। अगर आवाज़ भी दें और टॉर्च भी दें और वो उस तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है बार बार, तो हम कहते हैं कि इसका जो है ना वो हियरिंग ठीक है। इसके अलावा प्ले ऑडियोमेट्री में ये है कि हम उसे कोई ना कोई एक्ट करवाते हैं और एक्ट करवा के देखते हैं कि अगर वो एक्ट कर लेता है जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं बार बार, उसका मतलब ये इसकी हियरिंग ठीक है। ये 2 to 5 ईयर्स में करवाते होते हैं, ठीक है। और रियल रिस्पॉन्स जो है ना मेनली ये करवाते होते हैं 2 ईयर्स में करवा रहे होते हैं। आगे ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया आपको कि ये वाला करवा दिया, मैंने ये करवा दिया आपको। इंपीडेंस का पता है कि इंपीडेंस ऑडियोमेट्री करवाएंगे। अच्छा, इंपीडेंस ऑडियोमेट्री जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पर 2-3 MCQs हैं, बताती हूँ मैं आपको। कहाँ गया, हाँ ये आपका, ये मैंने करवा दी आपको दोनों, ठीक है, जो मैंने चैप्टर नंबर 4 में थे सेम वैसी हैं। अच्छा, उसके बाद ये इंपीडेंस ऑडियोमेट्री। इंपीडेंस ऑडियोमेट्री और स्टेपिडियस रिफ्लेक्स जो है ना वो एक साथ चेक कर रहे होते हैं। ये है कि अगर हमने इंपीडेंस ऑडियोमेट्री की है, ठीक है, और वो बिल्कुल नॉर्मल आई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, लेकिन ठीक है टेम्पैनोमेट्री नॉर्मल है, इसका मतलब ये कि मिडिल ईयर में कोई मसला नहीं है, लेकिन अकाउस्टिक रिफ्लेक्स का मसला है। सेंटो, इसका मतलब ये है कि मसला कहाँ पे, मसला इनर ईयर में है, मसला नर्व का है, मसला नर्व का है, तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है उसको। फिर सेकंड वो बात करते हैं कि अगर अब नॉर्मल हो टेम्पैनोग्राम भी अब नॉर्मल हो और अकाउस्टिक रिफ्लेक्स भी एब्सेंट हो, इसका मतलब ये है कि इसमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ठीक है। तो ये 2 MCQs थे, ये आपने इसमें याद रखना है। होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। उसके बाद इसकी मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट बहुत आसान है कि आपने डेफ चाइल्ड को जो है किस तरह मैनेज करना है। मेनली आपने पेशेंट के जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो है आपने
उनको समझाना है, उनको एजुकेट करना है, उनको जो है इसके बारे में बताना है कि ये नॉर्मल बात है। तो हमने पेरेंट्स को हमने गाइड कर दिया, और इसके अलावा हैबिचुएशन करवा देनी है, उनकी सिंपैथी करनी है आपने, ये जो अपने काम करने थे थोड़े बहुत, और फॉलोअप करवाना है, एजुकेशन करनी है, ये अपने पॉइंट लिखने हैं इसके अंदर। फिर आपने हेयरिंग एड देनी है इसके अंदर, जितना जल्दी हो सके आपने हेयरिंग एड देना है इसको। उसके बाद कोकलियर इम्प्लांट कर सकते हैं, कोकलियर का मसला है, जैसे हमने पीछे हम एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ी, इसमें कोकलियर जो नहीं था तो हमने वहाँ पर इम्प्लांट कर देना। इसके अलावा बाकी तो आप उसको समझा सिखा और एजुकेट कर सकते हो, उसकी डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज कर सकते हो, उसको स्किल्स, एक्सप्रेसिव स्किल्स दे सकते हैं। जैसे मेनली जो डेफ होते हैं चाइल्ड, हम उनकी जो एजुकेट करते हैं, डिफरेंट स्कूल्स होते हैं उनके लिए, वो करवा सकते हैं। हम देखते हैं ऑरल कम्युनिकेशन करवा सकते हैं उनको, ठीक है। और इसके अलावा मैनुअल कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, जो बच्चे इशारों से समझते हैं, ठीक है। और ऑरल कम्युनिकेशन भी हम करवा सकते हैं, मतलब उनको हर चीज़ सिखानी है आपने, जब उसको कोई हल ना हो। इसके अलावा जो है उसको एजुकेट करना है, इसके अलावा वोकेशनल गाइडेंस भी करनी होती है। सो ये जो है ना आपने करना है इसके अंदर सब, बस ये बहुत ईजी है, ठीक है। आपने इसको टफ नहीं लेना, ये बहुत ईजी है और बहुत जल्दी हो जाता है। आगे है जी आपका चैप्टर नंबर 20 रिहेबिलिटेशन। इसमें ना आपने करना कुछ भी नहीं है, लेकिन ना बस एक चीज़ आपने देख लेनी है एक दफ़ा कि टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड कौन कौन से होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें ना आपने एक दफ़ा नाम देख लेने हैं, इसके नेम्स देख लेने हैं कि अगर हेयरिंग एड के कह भी दें कि आपने कौन कौन से हेयरिंग एड यूज़ करने, तो आपको एटलीस्ट नाम तो आने चाहिए। और इसमें जो है ना कोक्लियर इम्प्लांट होगा एक, वो आपने दफ़ा देखना। वैसे वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। होता ये है कि पिछले साल जो है एक टीचर ने पूछा था कि कोक्लियर इम्प्लांटेशन के बारे में ना। फिर है जी आपका चैप्टर नंबर 21। अब इसमें है ओटैल्जिया एरा की मेनली सिम्टम है। पेशेंट बताता है कि मुझे जो है ना कान में दर्द है। कान में दर्द की वजह क्या हो सकती है? लोकल कॉज हो सकती है कि एक्सटर्नल एरिया का मसला हो या फिर मिडल एरिया का मसला, वही मसले जो हमने सारे चैप्टर्स किए हुए हैं। रेफर्ड जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। रेफर्ड जो है सिर्फ डायग्राम करनी है आपको, मैं करवा देती हूँ, अभी आपको याद हो जाएगा, बेशक आप दोबारा देखें भी ना इसको। अब होता यह है कि कौन कौन से नर्व की जैसे जो है ना प्रॉब्लम आती है। वो कहते हैं कि फिफ्थ नर्व की वजह से जो है कान में दर्द हो सकता है। अब वो कहाँ पे फिफ्थ नर्व का रेफर्ड पेन लेके आएगी। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का अगर पेन हो, अगर टीथ का पेन हो, या अगर टंग का पेन हो, मतलब ओरोफेरिंक्स का पेन हो, तो वो भी जो है ना वो लीड करके कान में आ सकता है, ठीक है। फिर अगर स्पाइनल कॉर्ड का हो तो C2 C3 के जरिए जो है ना कान पेन हो सकता है। फिर उन्होंने कहा है कि जो है ना नाइन्थ नर्व होती है, नाइन्थ नर्व सप्लाई कर रही होती है टंग को, और साथ हमारी जो है ओरोफेरिंक्स को सप्लाई कर रही होती है। सो अगर ओरोफेरिंक्स सप्लाई कर रही होती है, सो अगर वहाँ से इसके अलावा स्टाइलॉइड प्रोसेस अगर इलाज कर जाए या फिर जो मसला उसमें, तो वो रेफ़र कर सकती है कान में, ठीक है। उसके बाद जो है 10th नर्व की अगर हम बात करें तो 10th नर्व जो है वो कहाँ मतलब वैलिकुलाई हो गया, एपिग्लोटस हो गया, लेरिंग्स हो गया, लेरिंजोफेरिंक्स वगैरह जो भी एसोफेगस वगैरह हो गया, वहाँ से रेफर्ड पेन जो है कान में ला सकते हैं। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो ये इतना सा था, बस कुछ नहीं करना। टेनाइटिस पहले, टेनाइटिस जो है वो भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होती है, टेनाइटिस क्या होती है कि हमें पता है कि एक नॉइस होती है, रिंगिंग होती है, वो विस्परिंग हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है, और हिसिंग, रोरिंग, स्वीजिंग, ये हमने पहले कर लिया। अब टेनाइटिस भी जो है ना वो मेनली जो है ना वो एक सिम्टम होता है, पेशेंट खुद बताता है आपको। अब इसमें सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। क्या मतलब है? सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को सुनाई देता है। ऑब्जेक्टिव मतलब ये है कि अगर पेशेंट को सुनाई देता है और हम उसको रूल आउट करें, हम उसको ऑस्कल्टेट से सुनने की कोशिश करें, तो हमें भी फील होती है वो, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं। अब सब्जेक्टिव टाइप में उन्होंने बताया हुआ है कि जनाब इनर एरिया का मसला है, एट्थ नर्व का मसला है, सिस्टमिक डिसऑर्डर है, या फिर कोई ड्रग ले ली है, इन सब की वजह से जो है वो आ सकती है। ऑब्जेक्टिव में उन्होंने फिर और कॉजेज़ बताई हुई हैं। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है ना कॉजेज़ सारे यहाँ लिखी हुई है, आपने जो है ना एक दफ़ा लास्ट में उसको रीड करना है। ये सब्जेक्टिव अगर है तो ऑटोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होंगे, मेटाबॉलिक हो सकती हैं, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म वगैरह हाइपर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, हैंडीजनी वगैरह ब्रेन की प्रॉब्लम होगी, सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपरटेंशन एनीमिया वगैरह हो सकता है, फार्माकोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी इसके अंदर जो है ना वो हो सकता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव बात करें तो उसमें क्या होगा, वेस्कुलर का एविशन बन गया है तो हम पल्स की वजह से बहुत ज़्यादा, ग्लोमस ट्यूमर हमने बात की थी कि हम उसको अल्टेट करेंगे ग्लोमस ट्यूमर को, तो हमें पल्सेशन जो है ना वो जो है ना ब्रूई जो है ना हमें सुनाई देगी। सो वो यही होती है कि उसमें टेनाइटिस ही होता है। इसके अलावा आर्टीरियल ब्रूई हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनस हम हो सकता है, पैचुलस ऑक्सीजन ट्यूब जब होगी तो हमने कहा था कि ऑटोफिनी होगी, उसको खुद अपनी आवाज़ सुनाई देगी, ये हो सकता है, ठीक है। पेल्टर मैक्लोनस हो सकता है। बाकी जो है ये आपने एक दफ़ा देख लेने हैं, वो जो मैंने बताया ना आपको नाम लेके वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वो आपने इसके अंदर कर लेने हैं, ये आपने कर लिए हैं। अब इसको जो है आपने कैसे ट्रीट करना है पेशेंट को, ये सारी जो है ना वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है कि जी आपने उसको सबसे पहले रीएश्योर करवाना है, साइकोथेरेपी करवानी है, उसे रिलैक्स करवाना है, उसे सेडेशन देनी है, ट्रैंक्विलाइजर देनी है। फिर अगर उसको बहुत टिन टिन की आवाज़ आती है तो उसे कहना है कि आप पंखा चला लें, फ़ैन फुल वॉल्यूम में, ठीक है। और उसके बाद जो है उसको अपनी जो टेनाइटिस वाली आवाज़ है वो सुनाई नहीं देगी क्योंकि मास्क हो जाएगी। साइकोथेरेपी इसकी हो रही होती है कि हमने उसे इसकी आदत दिलानी है कि वो उसे इरीटेट ना हो, ठीक है, क्योंकि वो जितना फील करेगा उतने ज़्यादा होगा, तो हम उसे हैबिचुअल बना रहे होते हैं, ठीक है। टेनाइटिस का काउंसलिंग कर रहे होते हैं और इसको साउंड थेरेपी करवा रहे होते हैं इसकी। ये नॉर्मल सी थर्ड चैप्टर, इसको इस दफ़ा रीड करना है, ठीक है। तो आपका जो है वो ईयर कंप्लीट हो गया। यकीन ये तो आपने इसको अच्छे से करना है और आपने इसको सिर्फ 2 दिन में ही करना है ईयर को,
ये बहुत लेंथी, लेकिन इतना लेंथी भी नहीं है कि आप इसे ख़त्म ना कर सकते। सिर्फ 2 डेज़ के अंदर इसको आपने कंप्लीट करना है। और ENT में जो थोड़ा टफ पार्ट है वो इस ईयर का ही है, बाकी तो सारा काफ़ी ईजी है।